इस पूरे ब्लॉक से दूर दराज से जितने भी सगा बंधु आए हैं, जितने भी समाज के सियान हैं, आप समस्त सगाजनों को मेरा प्रणाम। मैं कुछ चुनिंदा बातों को इस मंच के माध्यम से रखना चाहूंगा। कुछ इस तरीके से रखना चाहता हूं। उठेंगे उठेंगे आदिवासी भारत के वास्ते, उठेंगे आदिवासी भारत के वास्ते, न्याय, समता, इंसानियत और लोकतंत्र के रास्ते। उठेंगे आदिवासी भारत के वास्ते। इन लाइनों में मैंने जितना कहा है, उन लाइनों को केवल आपको समझ बनाना है आज के दिन में। मैं बहुत लंबा नहीं बताऊंगा आप लोगों को, बताने के लिए तो बहुत सारा चीज है, लेकिन आज 365 दिन में एक अवसर होता है जिसमें हम अपने ही अधिकारों के बारे में जानें, हमें अपने ही जिम्मेदारियों का एहसास कराएं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे चलाना है। ये आज का दिन होता है जिसमें हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा 364 दिन में किसी के पास समय नहीं रहता। मुझे लगता है कि आत्मचिंतन का यह अवसर संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें दिया, उसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। आज पूरे दुनिया के 193 देशों में से लगभग 90 देशों में ऐसे आदिवासी हैं जिनके अधिकारों के बारे में, उनके साथ हो रहे अत्याचार के बारे में, उनके साथ हो रहे दमन के बारे में, उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में आज के दिन सब लोग विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हम कुछ लोग मंच में बैठे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं, कुछ जगहों में नाच करके, गाना करके, कुछ जगहों में संगोष्ठी कर करके, किसी जगह में ट्रेनिंग दे करके, अलग अलग तरीका हो सकता है मनाने का। लेकिन इन सब का एक ही उद्देश्य है। उस उद्देश्य को आपको जानना पड़ेगा कि आदिवासियों का यह दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि दुनिया में और भी समुदाय हैं। आप यदि यहां देखेंगे, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इन सब में से दुनिया के लोगों ने कैसे सोचा या कैसे माना कि केवल एक समुदाय का, खास करके आदिवासियों का एक विशेष दिवस हो। बाकियों का तो विशेष दिवस नहीं है। यदि आप एससी के देखेंगे तो आदिवासी दिवस, एससी दिवस नहीं है, या ओबीसी का नहीं है। केवल आप लोगों में ऐसी क्या खूबी है या आप में वो क्या खासियत है कि दुनिया के लोगों ने माना कि आपका एक दिवस होना चाहिए। ये बड़े सोचने वाली बात है। इसको आपको सबको समझ के जाना चाहिए आज के इस मंच से। इस देश में, देश को आजाद हुए लगभग 75 साल होने को हैं और हम यहां आदिवासी दिवस मना रहे हैं। आदिवासियों के अधिकारों के साथ कैसा उल्लंघन होता है, ये अभी हमारे स्वागत भाषण में निकल करके आया और मैं उन्हीं बिंदुओं को आगे बढ़ाऊंगा और साथ में हमारे सम्माननीय विधायक महोदय जिन बातों को जिक्र कर रहे थे, उन बातों को मैं रेखांकित करना चाहूंगा अपनी बातों पे। आपको कुछ 2-4 आंकड़ा देता हूं, आपको समझ में आएगा कि आप लोग हैं कौन। इस पूरे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में पूरे 100 में से 61% भूभाग जो है, पूरे छत्तीसगढ़ के 61% भूभाग जो है वो आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें से ये बड़े राजपुर भी है। मतलब पूरा बस्तर संभाग, पूरा सरगुजा संभाग आपके किनारे में नगरी है, उधर मानपुर मोहल्ला है। ऐसा यदि बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ का 61% हिस्सा राष्ट्रपति ने अधिसूचित कर रखा है। इसका मतलब उल्टा समझेंगे तो छत्तीसगढ़ में सामान्य क्षेत्र कितना है,
तो सामान्य क्षेत्र आप बोलेंगे केवल और केवल 100 में 61 घटा दीजिए, सब लोगों को थोड़ा बहुत गणित आता है, 39% हिस्सा ही इस प्रदेश का सामान्य क्षेत्र है। ये एक बड़ा आंकड़ा है, सबको आपके उंगली में होना चाहिए। और यदि ऐसा है तो जो 61% हिस्से की बात मैं करूंगा, 61% भूभाग के हिस्से का बात करूंगा, तो केवल और केवल वही जल है, जंगल है और जमीन है, याद रखिएगा। आप सामान्य क्षेत्र में जाके खोजेंगे तो जंगल नहीं मिलेगा, आपको जितने भी खनिज संपदा है इन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा। लेकिन लोगों को सुविधा चाहिए, लोगों को सुविधा चाहिए तो आप ही से जंगल मांगेंगे, आप ही से जमीन मांगेंगे, आप ही से जल मांगेंगे, आप ही से खनिज मांगेंगे। आप लोगों को लगता है कि हम जल जंगल जमीन के मालिक हैं कि नहीं है? जल जंगल जमीन के मालिक कौन? जोर से बोलिए, जल जंगल जमीन के मालिक कौन? इसकी रखवाली कौन करेगा? ऐसा किसने कहा? ऐसा हमारे पूर्वजों ने या हमारे बड़ों ने ऐसा सुनाते आए। लेकिन क्या हम ये चीज कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस बात को माननीय विधायक महोदय ने कहा, और विधायक महोदय क्या कह के चले गए, उन्होंने एक चीज कहा कि इस देश में लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची। ये कौन बोल रहे हैं? इस प्रदेश के सबसे उच्च सदन जो विधानसभा होते हैं उसके वो सदस्य हैं, और वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा से भी यदि जो बड़ा पावर है वो किसके हाथ में है? ग्राम सभा के हाथ में है। और यदि ग्राम सभा के हाथ में है तो वही जो आपका अधिकार है, जो आपका जो पावर है, उसको आप नहीं कर रहे हैं। उन अधिकारों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, और मैं वही चीज बताने आया हूं। आप जिस ग्राम सभा में बैठते हैं उसके निर्णय के बगैर आपका जितने भी उच्च अधिकारी होंगे प्रशासन में बैठे, चाहे पटवारी से लेकर के तहसीलदार से लेकर के एसडीएम से लेकर के कलेक्टर तक, थाने के टीआई से लेकर के थानेदार से लेकर के एसडीओपी से लेकर के एसपी तक, सारे के सारे आपसे ही, उसी ग्राम सभा से ही, बगैर पंचनामा लिए, बगैर आपके सहमति लिए कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। भले आप लोग माने ना माने। हमारे मरकाम जी कह रहे थे कि स्थानीय भर्ती यहां होना चाहिए। आप लोगों को यह पता होगा कि वो है स्थानीय भर्ती, आप लोगों का पावर है, लेकिन ये आपको अभी नहीं पता। मैं एक एक दो उदाहरण देना चाहता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। लोकल रिजर्वेशन किसको कहा जाता है? जिसका अथॉरिटी, जिसका प्राधिकार लोकल स्तर पे रहे। और वैसे लोकल स्तर पे आप लोगों ने नियुक्ति करके दिया है, गांव वालों ने नियुक्ति करके दिया है, और वह मैं एक एक पद बता सकता हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां बैठे होंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नियुक्ति किसने किया? कोई बताएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नियुक्ति किसने किया? उस गांव ने किया। आंगनबाड़ी सहायिका का किसने नियुक्ति किया? उस गांव ने किया। शिक्षा कर्मी की भर्ती किसने किया? शिक्षा कर्मी का भर्ती भी उस गांव ने किया, उस पंचायत ने किया। आपको पता है क्या कोई गांव वाले उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, क्या उस सहायिका को, क्या वो शिक्षा कर्मी को आप लोग वेतन देते हैं? क्या वो गांव वेतन देता है? क्या नहीं। इसका मतलब समझना, जो विधायक महोदय बोल के गए वो सही बोले, वो जानते हैं, इसीलिए विधानसभा में बैठे हैं। केवल ये बात आपको जानना चाहिए, क्योंकि नियुक्ति करने का अधिकार आपको है। सरकार उनको वेतन दे रही है, उसका नियंत्रण करने का भी अधिकार आपको है। सारे ग्राम सभाओं को, जितने भी शासकीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम के संस्थान हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे लेम्स हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, ये सारे के जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे, उन सारे का नियंत्रण आपके हाथ में है। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को ये बात पता है? एक का भी हाथ खड़े नहीं होगा, क्योंकि ये पावर आपको है। और यदि आप ऐसे बोलेंगे
तो मैं ऐसा कई कागज दिखा दूंगा। इसीलिए विधायक महोदय बोल के गए, आपको आपका पावर नहीं पता। ठीक है, जिस दिन आपको आपका पावर पता होगा उस दिन सारा अधिकार आपके हाथ में होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको समझ बनाने के लिए। आप लोग रैली करते हैं, धरना करते हैं, ठीक है ना। बड़े राजपुर में प्रशासन का दरवाजा खटखटाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो कलेक्ट्रेट घेराव करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो जिला मुख्यालय में धरना दे देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो चक्का जाम कर देते हैं। किसके लिए करते हैं? आपका डिमांड क्या रहता है? डिमांड यही रहता है कि जल जंगल जमीन के मालिक हम हैं, हमें आप जंगल दे दो, आप हमें जमीन दे दो। मैं मंच में जितने भी हमारे पुरोधा बैठे हैं, आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जो जंगल है वो कोंडा गांव में है क्या, जिसको आप मांग करने गए हैं? नहीं। क्या वो जंगल जिसको आप मांग करने गए हैं तहसील ऑफिस में, क्या वो तहसील ऑफिस में जंगल है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम जो ज्ञापन दे रहे हैं, हम गलत जगह पे मांग कर रहे हैं, वो सही जगह नहीं है। भाई तहसीलदार जंगल देगा क्या आपको? कोई भी बता दें, जिसके पास जंगल ना हो कैसे आपको जंगल दे सकता है? जंगल है उस गांव में, जंगल है जिस गांव में आप लोग रहते हैं। इसका मतलब सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने भी कहा और राज्य सरकार ने भी कहा कि वह जंगल के मालिक आप हैं। ऐसा कहां लिखा है बोलने से? मैं ऐसा कई कागज दिखा दूंगा। उस जंगल के प्रबंधन का अधिकार आपको है, लेकिन ये आप मान नहीं रहे हैं। उल्टा एक कागज बनाते हैं और उसी अधिकारी के पास जाते हैं जिसके पास जंगल नहीं है, और कहते हैं कि साहब ये कागज ले लो और हमें जंगल दे दो। याद रखना, ये सरकार किससे चलती है? सरकार चलती है कागजों से। याद रखना, सरकार किससे चलती है? कागजों से। और कागज आपके हाथ में है, और जंगल किसके पास में है? आपके पास में है। लेकिन आप कुछ उल्टा कर रहे हैं। इसीलिए आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन याद रखिएगा, कोई भी ज्ञापन यदि आप देते हैं जंगल के बारे में, तो वह तहसीलदार के पास नहीं देना है, सीओ जनपद के पास नहीं देना है, बड़े राजपुर के इस ऑफिस में नहीं देना है, कोंडा गांव के ऑफिस में आप जंगल नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनके ऑफिस में कहीं जंगल नहीं है। जंगल है आपके गांव में, तो मांगना किसको चाहिए? उसी गांव को मांगना चाहिए। तो उस गांव में आपको देगा कौन? कोई बैठा है कि नहीं उस गांव में? तो मैं कहूंगा उस गांव में एक ग्राम सभा नाम का एक स्थायी सदन है, याद रखिएगा। उस गांव में ग्राम सभा नाम का एक स्थायी सदन है। उसी सदन में ही आपको कागज रखना है। आपको यहाँ नहीं आना है, ब्लॉक में नहीं आना है, तहसील में नहीं जाना है, और ना ही जिला में जाना है। आप उस जगह पे बैठिए जिसके सदस्य आप भी हैं, उस ग्राम सभा के, उस स्थायी सदन के आप सदस्य हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है कि वह ग्राम सभा है क्या। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं। विधायक महोदय क्या कह के गए? लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची। तो आपको सबसे ऊंचा कौन है बोल रहे हैं? क्यों ग्राम सभा को बोल के गए? इसलिए क्योंकि वो स्थायी सदन है, वो मरने वाला नहीं है। याद रखिएगा, आप लोकसभा विघटित हो सकता है। आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने होंगे, 13 दिन के प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, थे कि नहीं थे? विधानसभा विघटित हो सकता है। यदि मध्य प्रदेश में देखेंगे, पहले कमलनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बाद में वो शिवराज चौहान बन गए। इसका मतलब लोकसभा और विधानसभा विघटित हो सकता है, लेकिन ग्राम सभा विघटित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस गांव में जो बच्चा पैदा हुआ, यदि वो 18 साल की उम्र का हो गया, तो वो ग्राम सभा के स्थायी सदस्य हो गए। और वो उस सदस्य को कब हटाया जा सकता है? जब उस गांव से वो या तो मर जाएगा, या उस गांव से भाग जाएगा, या वो पागल हो जाएगा। इसके अलावा वो ग्राम सभा का सदस्य हमेशा बना रहेगा। इसका मतलब उस सदन में आपको बात रखनी है, चाहे कोई भी अधिकार हो।
और वो अधिकार, ग्राम सभा के अधिकार को कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं काट सकता। याद रखिएगा, यदि उसको काटने का दिमाग में भी आया तो वापस वो ग्राम सभा को चिट्ठी लिखेगा, ग्राम सभा से वो अध्यापेक्षा करेगा कि आप इस पे एक बार पुनर्विचार करिए, मुझे वहां पे पुल बनाना है, मुझे वहां पे सड़क बनाना है, मुझे वहां पे तालाब बनाना है। ये शासन पक्ष की तरफ से अध्यापेक्षा किया जाएगा ग्राम सभाओं को। आप लोगों को पता है कि नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पूर्ववर्ती जितने भी राज्य सरकारें रही हैं, आपको एक गलत ट्रैक में लेके चली गई है, बिल्कुल गलत ट्रैक में लेके चले गए हैं। उस ट्रैक को हम सबको सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ बहुत सारे सरपंच होंगे, मैं केवल हाथ खड़े करना चाहता हूँ, कितने लोग सरपंच हैं, थोड़ा हाथ खड़े करें, ऐसे बैठे बैठे कोई है या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। ये सब सरपंच आप लोग हैं। ये जितने लोग अभी हाथ खड़े किए हैं, याद रखिएगा, संवैधानिक रूप से 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में सरपंच बनाने का अधिकार संवैधानिक रूप से नहीं था। उसके बाद भी हमारे बीच में बैठे हैं, इसका मतलब एक गलत प्रक्रिया को हम पिछले 28 साल से ढो रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो पेशा के पुस्तक है, ठीक है ना, ये पेशा के पुस्तक में मैंने सारा चीज लिख दिया है कि कहां गलती हुआ है और इसको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्राम सभाओं को क्या पावर है और जल जंगल जमीन को आप कैसे बचा सकते हैं। आप याद रखिएगा, आप याद रखिएगा। अरे डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, कि जो ये पेशा कानून है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू केवल और केवल पंचायती राज कानून को हमारे ऊपर ढोने के लिए लाया गया। इसको दूसरे तरीके से यदि हम समझेंगे तो इस देश को 75 साल हो गए हैं आजाद हुए, और आजाद भारत में देश की सदन जो है, उच्च सदन जो है, लोकसभा, ये कहता है कि जहां जहां आदिवासी क्षेत्र है जो अंग्रेजों के जमाने से है, ये जो बड़े राजपुर ब्लॉक है ये अंग्रेजों के जमाने से ही शेड्यूल्ड है, ये कोई नया नहीं हुआ है। तो जो अंग्रेजों के जमाने से जो आदिवासी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, यदि वो लागू कर देंगे हम, एक्चुअल में जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होते हैं, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है ये बड़े राजपुर ब्लॉक में लागू नहीं होगा। ऐसा करके 1993 में संविधान में ही ऐसा लिख दिया गया, 1992 में लिख दिया गया, और 93 में इसी को लेकर के जब पंचायती राज कानून बना तब उस कानून को आपसे अलग रखा गया। इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी सरपंच हैं वो आप यहां नहीं बन सकते, ठीक है ना, लेकिन आपको बना दिया गया है, इस बात को आपको समझना चाहिए। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं जिसको आप लोगों को बहुत देर बाद समझ में आएगा, क्योंकि 28 साल हो गए हैं, उस गलती को हम स्वीकार कर रहे हैं। जब एक ही गलती को बार बार, एक ही झूठ को बार बार यदि बोल दिया जाए तो सबको लगता है कि हाँ यही सच है, और हमको लगता है कि जितने सरपंच बैठे हैं यही हमारे लिए सच है। मैं एक दूसरा सच आपके सामने रखना चाहता हूं। जो ग्राम सभा के अध्यक्ष होंगे आपके गांव के, कोई इधर बैठे हैं क्या, हाथ खड़े करेंगे क्या? जो अपने अपने गांव के ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, कोई आए हैं कि नहीं, हाथ खड़े करेंगे क्या? किसी को पता है? किधर है? आप हैं एक जन ग्राम सभा के अध्यक्ष, इसके अलावा कोई नहीं है यहाँ ग्राम सभा के अध्यक्ष। और मैं आपको बता दूं, अकेले इधर हो, बाकी सब लोगों को अपने अपने गांव में जाना और बताना ग्राम सभा अध्यक्ष कौन होता है। जो विधायक महोदय कह के गए वो सबसे बड़े पावरफुल पद है वो उस गांव का, उसको विधानसभा के सदस्य भी और लोकसभा के सदस्य भी सिरे से खारिज नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारे विभागीय अधिकारी कर्मचारी बैठे होंगे, अलग अलग विभाग के लोग बैठे होंगे, ठीक है ना। आप लोगों को बता दूं कि वो पेशा कानून केवल 1.5 पन्ने का कानून है, और ये पूरे मेरी जानकारी में स्वतंत्र भारत में केवल एक ऐसा कानून है जो 1.5 पन्ने का कानून है, लेकिन वो सारे कानूनों से बड़ा कानून है।
वो सारे कानूनों को बदलने की बात करता है। और वो कैसे बड़े कानूनों को बदलने की बात करता है? यदि ग्राम सभा में कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा, चाहे जमीन बंटवारा का हो, चाहे भाई बंटवारा का हो, चाहे लड़ाई झगड़ा किसी भी मामले में हो, तो वह जो निपटारा करने का जो अधिकार है, विवादों का निपटारा करने का जो अधिकार है, वह ग्राम सभा को है, थानेदार को नहीं है। याद रखिएगा, यदि कोई पुलिस विभाग के हैं, याद रखिएगा, थानेदार को झगड़ा या विवाद निपटाने का अधिकार नहीं है। विवाद निपटाने का अधिकार केवल और केवल ग्राम सभा को है। ग्राम सभा ही तय करेगा। यदि आपका झगड़ा नहीं निपटता, तब वो पुलिस करता क्या है? वो विवादों का निपटारा नहीं करता, एक प्रकरण बनाता है और सबूत तय करता है और सबूत निकाल के केवल कोर्ट में पेश करता है। इतना ही काम है पुलिस का। पुलिस आपके विवादों का निपटारा नहीं करता, लेकिन सारे निपटारा करने का यदि अधिकार है तो वह गांव में शांति और न्याय समिति को है। लिख लीजिए, बोल लीजिए, शांति और न्याय समिति। ऐसा कहां है बोलने से? छत्तीसगढ़ सरकार का एक गजट का कॉपी है मेरे हाथ में। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2022 में, पिछले 9 अगस्त 2022 को यह अधिकार आपको दे दिया कि आपको लड़ाई झगड़ा होंगे तो पुलिस के पास नहीं जाना है, लड़ाई झगड़ा हो गए तो कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे जितने भी ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में गांव के 11 लोगों का एक कमेटी बना हुआ है और वो कमेटी मरेगा नहीं। जैसे पंचायत बॉडी केवल 5 साल में रहता है, पंचायत बॉडी 5 साल में मर जाता है, मतलब बदल जाता है। ये जो स्थायी बॉडी है, जो स्थायी समिति है, वो नहीं मरने वाला। इसका मतलब जो भी विवादों का निपटारा करना है वो आप गांव में ही बैठ के कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपको नहीं पता, इसलिए सारे प्रकरण पुलिस के पास आते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, यदि यहाँ कोई पुलिस के अधिकारी होंगे, पुलिस विभाग के होंगे कर्मचारी, तो ये बात तय कर लें कि आप सीधे प्रकरण को ना लें थाने में। ये बात उस गांव का, जिस गांव से झगड़ा हुआ है, आप उसको रिफर करिए ग्राम सभा को। ये मैं पुलिस वालों को कहना चाह रहा हूं, पुलिस विभाग को कहना चाह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि उनको ये नहीं पता है। और ये मंच के माध्यम से चाहूंगा कि पुलिस विभाग को ये आज के बाद ये कागज उनको सौंप दें। वो जो 1.5 पन्ने का कानून है, उसमें क्यों इतना पावर है कह रहा हूं, क्योंकि आईपीसी का धारा हुआ करता था, आज वो बदल गया है। जो आईपीसी की धारा है, उसके भी धाराओं को सुनने का अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया है। यदि अधिकारी कर्मचारी होंगे तो मेरी बातों को एकदम बारीकी से सुनिएगा। आईपीसी की धारा, जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, उन कानूनों को भी सुनवाई करने का अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया है। ये छोटा मोटा पावर नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईपीसी की धाराओं पे कभी भी एफआईआर होता था और चालान पेश होता था कोर्ट में, तो वह कोर्ट में सुनने के लिए केवल 2nd क्लास जज की आवश्यकता पड़ती है। आप और मैं नहीं सुन सकते। और यदि उसी को ये कानून कह दे, ये पेशा कानून कह दे कि ये ग्राम सभा बैठ के आईपीसी की धाराओं पे भी सुनवाई करे, इसका मतलब वो छोटा मोटा पावर नहीं है। सरकार आपको न्यायिक अधिकार देना चाहता है, राज्य सरकार आपको न्यायिक पावर देना चाहता है। लेकिन आप लोग बताएं मुझे, गांव के जितने लोग आए हैं, मैं जो बात कह रहा हूं, आप लोग पिछले 2 सालों से कर रहे हैं क्या? नहीं। वो इसलिए क्योंकि मेरे तरीके का कोई भी व्यक्ति आपको ये बात नहीं बताया है। तो ये बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस मन से होना चाहिए। क्योंकि भाई, हम यदि भाई बंटवारा, हम झगड़ा हुए तो पुलिस क्यों प्रकरण बनाए, या मैं पुलिस के पास क्यों जाऊं? जब कुछ भी पुलिस यदि प्रकरण बनाता है, यदि कोई सबूत इकट्ठा करना होता है, तो किससे पंचनामा लेता है? वो गांव वालों से ही लेता है, अपने से, अपने मर्जी से नहीं बनाता। याद रखिएगा। वैसे ही आप याद रखिएगा, यदि कोई 170 खा का मामला हुआ, आदिवासी की जमीन यदि गैर आदिवासी को चला गया है, यदि कोई गैर आदिवासी छल से, कपट से, धोखा से, धड़ी से यदि ले लिए हैं जमीन गैर आदिवासी, तो वह जमीन वापस करने का अधिकार भी ग्राम सभाओं को है। मतलब आपको है। ये कोई एसडीएम के पास नहीं जाएगा। यदि एसडीएम ऑफिस से कोई अधिकारी कर्मचारी बैठे होंगे तो इस बात को नोट कर लीजिएगा इस मंच के माध्यम से। जो राजस्व के अधिकारी होंगे, चाहे पटवारी हो, तहसीलदार हो, सुन लीजिए, वो पावर अब एसडीएम के हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में है?
ग्राम सभाओं के पास है। माननीय विधायक महोदय फोकट में नहीं बोल के गए आप लोगों को, वो बरगला के नहीं गए, वो असली बात बोल के चले गए। अब ये बात आपको समझना है कि लोकसभा और विधानसभा से सबसे बड़ा पावर आपके हाथ में है। अब क्या उस अपने अधिकारों को आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए ये 9 अगस्त है, आपको लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा उठेंगे, आदिवासी भारत के वास्ते उठेंगे। न्याय, समता, इंसानियत और लोकतंत्र के रास्ते वो उठेंगे। बशर्ते यह है कि आपको अपना अधिकार समझना पड़ेगा। आप जंगल किसके हाथ सौंपना चाहते हैं? मैं आपको उदाहरण देता हूं। कोरोना काल के समय को कोई नहीं भूल पाया है। कोई भूले हैं क्या? कोरोना काल का समय कोई नहीं भूल पाया है। उस समय ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन को दुकानों में लेते थे, मतलब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आपको लेना पड़ता था। हम यहां लेके घूम रहे हैं क्या ऑक्सीजन? यहां शुद्ध हवा है, और ये शुद्ध हवा आपको रायपुर में, दिल्ली में, मुंबई में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन यहां जंगल है, और जंगल है तो आपको शुद्ध हवा है, जंगल है तो ऑक्सीजन है, और जंगल है तो आपका जिंदगी है, आपका जीवन है। आप उस जंगल को संरक्षण करने के बजाय, उसके रखवाली करने के बजाय आप उसको दूसरे के हाथों में सौंपना चाहते हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यह कानून पिछले 15 साल हो गए, वो कहता है कि जल, जंगल, जमीन के मालिक आप हैं। यदि ग्राम सभा वाले यदि दावा करेंगे तो उस दावा के मुताबिक डीएफओ, कलेक्टर और ट्राइबल एसी, ये 3 जो बड़े अधिकारी होते हैं हमारे जिले के, वो उस दावे को काट छांट नहीं कर सकते। आप जितना दावा करेंगे उतना उन लोग साइन करके आपको पट्टा दे देंगे। पट्टा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को पट्टा का आदत बन गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अपने जंगल पे दावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जंगल कोई दूसरे का है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जंगल आपका है। उस जंगल पे आप दावा करेंगे तो आपको उसका प्रबंधन का अधिकार सरकार देगी। यही बात बोल के गए विधायक महोदय। वो ग्राम सभा को इतना बड़ा पावर है। और जिस दिन कलेक्टर, ट्राइबल एसी और डीएफओ जिस दिन साइन करके एक पन्ने का टाइटल आपको दे देंगे, उसके बाद पूरा प्रबंधन आपको करना है। वन विभाग के साथी होंगे या अधिकारी कर्मचारी, तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो गांव का जो सीएफआरएमसी जो बना है, वन संसाधन प्रबंधन समिति बना है, वो आपके जंगलों में कैसे प्रबंधन करना है वो तय करेगा। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं केवल समझाने के लिए, वन विभाग यदि वृक्षारोपण करता है तो कौन कौन से वृक्षों का रोपण करता है? मैं जनरली इधर से आया तो देखा हूं, काजू का करते हैं ना, नीलगिरी, अगेसिया। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच को, क्या आप लोग काजू खाते हैं क्या? कोई नहीं खाता। काजू से कोई लेना देना नहीं है। कोई ये नीलगिरी के घर से घर बनाए हैं क्या? नीलगिरी पेड़ से नहीं। अगेसिया का कोई औचित्य है क्या? नहीं। लेकिन ये कौन तय करता है? वन विभाग, क्योंकि उसके पास केवल और केवल बजट आता है और वो तय करता है कि मेरे को वृक्षारोपण करना है, और उसको आप लोग स्वीकार कर लेते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा करना गलत है, कानूनन गलत है, विधिक रूप से गलत है। अब आपको तय करना है, गांव वालों को तय करना है। जिस दिन ये तीनों अधिकारी साइन करके आपको दे देंगे, उस दिन आप तय करेंगे कि आपको इमली लगाना है कि महुआ लगाना है, कि आम लगाना है कि अमरूद निकाल रहे हैं, आप फलदार पौधा लगाना चाहते हैं कि इमारती लकड़ी लगाना चाहते हैं, इमारती पौधा लगाना चाहते हैं। ये गांव वाले तय करेंगे। ये तय करने का अधिकार आपको है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, लेकिन गांव वालों को, आप लोगों को इसका एहसास ही नहीं है कि ये निर्णय हम ले सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आप अपने लिए निर्णय नहीं लेंगे, तब तक गैर लोग ही आपके लिए निर्णय लेते रहेंगे। इसको लिख लीजिए। जब तक मैं अपने लिए निर्णय नहीं लूंगा, तब तक मेरे लिए हमेशा गैर लोग निर्णय लेंगे।
और इस बात को यदि आपको समझना है तो जो गैरों के बुद्धि पे चलता है उसको प्रबुद्धिया कहते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो आप लोग कौन हैं? गाली मत समझिएगा, मैं उंगली उठा के बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग को मेरे को खोलना है। आप दूसरे के बुद्धि पे चलने वाले लोग हैं, इसलिए आज से तय कर लें। इसलिए मैं इस मंच में दहाड़ के बोल रहा हूं कि ये निर्णय लेने का अधिकार आपको है। डीएफओ केवल और केवल आपके कार्य योजना को अपने वर्किंग प्लान में केवल दर्ज करेगा। याद रखिएगा, यदि कोई डीएफओ कार्यालय के अधिकारी बाबू कोई यहाँ होंगे तो याद रखिएगा, जो ग्राम सभा को पावर है उन्होंने तय कर दिया कि हम अगेसिया नहीं लगाएंगे, हम इमली लगाएंगे। गांव वाले को लग गया कि ये हम काजू नहीं खाएंगे, काजू के बदला हम आम लगाएंगे, तो आम ही लगेगा। डीएफओ फाइनल नहीं करेंगे, वो गांव फाइनल करेगा, वो ग्राम सभा फाइनल करेगा। उसके बाद उसका प्रबंधन भी आपको करना है। ये मैं छोटे छोटे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं दिन भर जब ट्रेनिंग देता हूं तो 10:30 बजे से 5:30 बजे तक सब लोगों को ट्रेन करता हूं, तब थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन ये चूंकि मंच है और इस मंच में मैं आपको ट्रेनिंग के तरीके का नहीं बता सकता, मैं केवल आपके अधिकारों को इंगित कराना चाहता हूं कि आप लोग हैं कौन, आप लोग क्या निर्णय ले सकते हैं। और आपको चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे वो पानी विभाग ही क्यों ना हो, पानी मतलब जल संसाधन विभाग, वो भी अपना निर्णय नहीं लेगा, निर्णय आप लोग लेंगे। सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, वहां मछली पालना है कि नहीं पालना है, कौन सा मछली पालना है और कितना में बेचना है, ये आप तय करेंगे। ये अधिकार आपको दे रखा है, कागजों में दे रखा है। केवल आपको उस जलाशय को अपने नाम करना है, अपना दावा करना है और उसमें आपको मछली पालन करना है या सिंचाई का व्यवस्था करना है। मेरा कहने का आशय बस ये है कि हम आज तक पिछले 27-28 सालों से हम केवल सरकारी ऑफिसों में जाते हैं और हम एक कागज देते हैं अधिकारी को और कहते हैं कि जल जंगल जमीन के मालिक हम हैं साहब, ये जल जंगल जमीन हमको दे दो और ये कागज आप रख लो। यही कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन अब वो नहीं कहना है, अब वो नहीं करना है। तो असलियत में करना क्या है, वो जो कागज उनको देते हैं वो कागज हमको ग्राम सभा के अध्यक्ष को देना है। किसको देना है? ग्राम सभा के अध्यक्ष को देना है। ऐसे हर एक गांव में ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं कि नहीं है? सबको पता है कि नहीं पता है? तो इस पूरे मंच में केवल एक जन ग्राम सभा का अध्यक्ष है जो हाथ खड़े किए, बाकी लोग कहां गए हैं? बाकी लोग कहीं नहीं गए हैं, इसलिए आप लोगों को नहीं पता है। आप सबके गांवों में एक एक ग्राम सभा के खाता खुले होंगे। कितने लोगों को पता है? थोड़ा हाथ खड़े करें तो। किसी को नहीं पता, एक जन को पता है। इधर 2-4 लोगों को पता है, जो हमारे ट्रेंड साथी हैं उन्हीं को पता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इधर वाले को 1-2 को पता है। आपके गांव में एक ग्राम सभा का खाता खुला होगा। खुला है कि नहीं खुला है? कम से कम सरपंच लोग तो हाँ बोल दो, खुला है कि नहीं खुला है? वो ग्राम सभा का खाता है, वो सरपंचों का खाता और सचिवों का खाता नहीं है। याद रखिएगा, ये जितने सरपंच बैठे हैं और सचिव बैठे हैं इनका खाता नहीं है। वो गांव का खाता है, गांव वाले का खाता है। यदि आप रेती खदान चलाते हैं, रेत का यदि रॉयल्टी आता है तो उस खाते में जाएगा। यदि आप आम बेचते हैं, यदि इमली बेचते हैं, चार बेचते हैं, चिरौंजी बेचते हैं, उससे जो आय होगा वो आय उस खाते में जाएगा। उसका पैसे का हिसाब आपको रखना है, गांव को रखना है। वो गांव की संपत्ति है, गांव का आय है। आप यदि यहाँ सर्वजन समाज के इस मंच में आए हैं और मान के चलो गाड़ी लग गया या वहां से खाना खर्चा हो गया, तो आप उस पैसे से उपयोग कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था आपको यह अधिकार दिया गया है। लेकिन अभी भी हमको लगता है कि वो हमारा नहीं है और इसीलिए आप ग्राम सभाओं में नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो सरपंच और सचिव हैं, यदि आप गांव वाले नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो पैसा पे गलत व्यवहार ये लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि पंचायत का अलग से खाता है और पंचायत के खाते में सरकार का, चाहे वो आवास योजना का हो, पेंशन योजना हो, छात्रवृत्ति हो, जो भी योजना होगा उस योजना का पैसा आएगा, वहां लैंड होगा।
और जो ग्राम सभा का खाता है, ग्राम सभा के खाते में केवल और केवल आपके द्वारा, चाहे मुरुम खदान हो, रेत खदान हो, मिट्टी खदान हो, रेत चाहे क्रेशर का खदान हो, उस खदान से पैसा आएगा, वो जाएगा। यदि आप मछली पाल रहे हैं तो मछली पालने का पैसा उसमें जाएगा। मैं ये सारा चीज क्यों बता रहा हूं? मैं ये सारा चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में हम अभी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में यही व्यवस्था आपको काम आने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि आपसे ऊपर विधायक भी नहीं हो सकता, आपसे ऊपर सांसद भी नहीं हो सकता। जैसे विधायक महोदय टेकाम साहब बोल के गए, वैसे सांसद भी आएंगे, वो भी बोल के जाएंगे आपको कि हम दोनों बड़े नहीं हैं, आप जो नीचे में बैठे हैं, जो लोग उनको जिता के भेजते हैं उस सदन में, उन लोग बड़े हैं। लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा आज कि आप कितने बड़े लोग हैं, ठीक है ना? और उस ग्राम सभा में जब जाएंगे तभी आप अपना निर्णय ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे आप लोग। दो तीन चीजें बात रख के फिर मैं अपनी बात विराम दूंगा, क्योंकि ये 9 अगस्त है और 9 अगस्त के चलते हमारे जो डिमांड है, शायद 12 डिमांड आया, उस डिमांड में से पहला डिमांड था 32% आरक्षण हमको मिलना चाहिए। दूसरा डिमांड था यहाँ के लोगों को तृतीय चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय भर्ती मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को चपरासी बनना चाहिए। बाहर के लोग आ जाते हैं, बिलासपुर के लोग, रायपुर के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चपरासी बनने आते हैं, और हमारे यहाँ के सोमारू राम, बुधारू राम वो चपरासी भी नहीं बन पाते, भले वो कितना भी पढ़े लिखे रहे। एक मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, आज ये डिमांड हम कर ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये डिमांड भी आप नहीं कर सकते। आपको एक चीज बता के जाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, कर्मचारी लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट वर्ग के होंगे, उन लोग बखूबी जानते हैं, खास करके फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब देखते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासियों में कोटा के अंदर कोटा दीजिए, राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी का नौकरी लग गया है तो उसको क्रीमी लेयर में भी डाल सकते हैं, ऐसा राज्य सरकार अपना नियम बना सकती है। इसका मतलब क्या है आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब आय वाले हो जाएंगे, और दोबारा जो एक बार विधायक बना दोबारा विधायक नहीं बनेगा, क्योंकि वो भी क्रीमी लेयर में आएगा। जो एक बार सांसद बन गया वो भी दोबारा सांसद नहीं बन सकता, क्योंकि वो भी क्रीमी लेयर में आएगा। और जो एक जन गुरुजी बन गया उसका बेटा कभी गुरुजी नहीं बनेगा, क्योंकि वो भी क्रीमी लेयर में आएगा। तो जितने लोग हैं ये सरकार को तय करना है, स्टेट गवर्नमेंट को तय करना है कि किसको क्रीमी लेयर बनाएगा। ये बड़ा ताज्जुब की बात है। हमें इस न्यायिक व्यवस्था पे सवाल खड़े करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उनके निर्देशों का पालन सारे हाई कोर्ट को करना रहता है और सारे स्टेट गवर्नमेंट को उसका पालन करवाना होता है। यदि ये बात आ गई तब आप समझिएगा, हम लोग आज बोले कि एक तीर एक कमान, सब लोग क्या बोले? एक बार जोर से बोलिए, एक तीर एक कमान। क्या बोले आप लोग? इसका मतलब आप मानते हैं हलवा है, गोड़ है, उराव है, कंवर है, हो है, मुंडा है, सब हम एक हैं। छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति हैं, उड़ीसा में 65 जनजाति हैं। हम सब लोगों को लगता है कि हम एक हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के अंदर कोटा दीजिए। इसका मतलब 32% आरक्षण हमको मिलता है छत्तीसगढ़ में, तो उस छत्तीसगढ़ के 32% आरक्षण में जो एकदम पिछड़े वर्ग हैं उनको भी कोटा दीजिए। इसका मतलब कमार हैं, अबुझमड़िया हैं, पीवीटीजी ग्रुप के हैं, उनको आप 32% के अंदर में और कोटा दीजिए, मतलब और आरक्षण दीजिए। अब लड़ाई झगड़ा चालू होगा आप लोगों का। क्यों लड़ाई झगड़ा चालू होगा? क्योंकि सारे नौकरी पेशा वाले ज्यादातर होंगे गोंड जनजाति के होंगे, ज्यादा नौकरी वाले होंगे तो हलवा जनजाति के होंगे, हैं कि नहीं है यार? आप बताओ। सारे लोग हैं तो सब क्रीमी लेयर में आएंगे, और बचेगा कौन? जो कमार है, जो भुंजिया है, जो बिरहोर है, समझ गया ना, जो बैगा है, ये जनजाति लोगों को
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो बहुत पिछड़े हुए हैं, 42 जनजाति में से भी बहुत पिछड़े हैं, उनको वापस लाते हैं, तो क्या करेंगे, पहले आपको इधर से नीचे बिठाते हैं। ये विश्लेषण अलग अलग तरीके का अलग अलग मंचों में आपको अभी आने वाले समय में मिलेगा। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के उनके फैसले के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो हमारे पास व्यवस्था बनने वाली है उस पे इस मंच में चर्चा होनी चाहिए। क्या गलत है क्या सही है वो राज्य सरकार तय करेगी, आप तय नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं व्यवस्था सोच रहा हूं या मैं देख रहा हूं ये यही होने वाला है। जब कोटे के अंदर कोटा की बात करेंगे तब आप बोलेंगे कि गोंड समाज एक हो जाएगा, बोलेगा मेरा विधायक बनना चाहिए, समझ रहे हैं ना। हलवा समाज एक हो जाएगा, बोलेगा मेरा सांसद बनना चाहिए, समझ गया ना। कमार समाज अपना एक हो जाएगा क्योंकि मेरे लोगों को नौकरी में लगाना है, तो ये मेरा जिला अध्यक्ष है। अभी आप लोगों को लगता है सर्वाधिक समाज के एक ही अध्यक्ष हैं, ऐसे 42 जन अध्यक्ष पिछले बार आने वाले समय में हम बैठेंगे और यही एक दूसरे पे मन मुटा होगा, एक दूसरा तिरछा देखेगा, समझ रहे हैं। इसको कहते हैं कोटे के अंदर कोटा। अब ये बात आने वाले समय में आप लोग खुद ही परख लेना कि कैसे होने वाला है। मैं कोटे के अंदर कोटे का विरोध नहीं कर रहा हूं, ये एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्रीमी लेयर जैसी डालेंगे तो ये आर्थिक लाभ पहुंचाने वाला आरक्षण व्यवस्था नहीं है। याद रखिएगा, यदि आदिवासियों को और एससी को आरक्षण दिया गया है तो वो आर्थिक व्यवस्था के लिए नहीं है, आर्थिक संपन्नता के लिए नहीं है, आर्थिक सुधार का ये प्रोग्राम नहीं है। आपको प्रतिनिधित्व का हिस्सा दिया गया है, मेन पावर में आने के लिए, मेन हर एक संस्थानों में जगह देने के लिए, वो प्रतिनिधित्व कैसे आए इसके लिए बात कही गई है। लेकिन कुछ दौर से हम देख रहे हैं इस देश में, कुछ दौर से हम देख रहे हैं इस देश में कि वह जो व्यवस्था है वो बदलती जा रही है, धीरे धीरे बदलती जा रही है, हमारी चुनौतियां बढ़ते जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जब पहला आदिवासी दिवस ये विश्रामपुरी में मनाए होंगे तब कितना डिमांड रहा होगा आपका? 1 टन रहा होगा, 1 टन रहा होगा, लेकिन अभी अध्यक्ष महोदय ने सुनाया 12 टन हो गया है। हमारे चारमा साइड में जाएंगे तो 32 टन रहता है और कम नहीं होता है। आपको समझना है कि आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, आपकी समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं। आपने कहा 32% चाहिए, कोर्ट ने कहा 32 के अंदर में और दो। अच्छी बात है कोटा के अंदर कोटा, क्योंकि हमारे लोग जो 42 जनजाति के लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं उनको जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो व्यवस्था है, आप कह रहे हैं कि स्थानीय भर्ती होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने कई आदेशों में ये इंगित कर दिया है कि आप स्थानीय भर्ती नहीं कर सकते। मतलब विश्रामपुरी के लोगों को चपरासी आप नहीं बना सकते। विश्रामपुरी के लोग, यदि चपरासी की भर्ती होगी तो पूरे राज्य स्तर की भर्ती होगी और जो पढ़ा लिखा वर्ग होगा वही नौकरी करेगा। स्थानीय भर्ती को आप सबको समझना चाहिए। यदि अबुझमाड़ है, अबुझमाड़ सुने कि नहीं सुने? अबुझमाड़ को सुने हैं। अबुझमाड़ में पिछले 75 सालों में इस देश में जो सत्ता में सरकारें रही हैं वो पहुंच नहीं पाई अबुझमाड़ में। ये सरकारी डेटा कहता है कि हम सर्वे नहीं कर पाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हम अबुझमाड़ एक इस देश का ऐसा हिस्सा है जहां हम सर्वे नहीं कर पाए हैं, और आप कहते हैं कि हमारी स्थानीय भर्ती होना चाहिए। आप कहते हैं 32% आरक्षण हमको मिलना चाहिए। पेशा कानून ने उसी चीज को बल दिया। वो कोई भी यदि कानून 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू करेगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो वह अपवादों और रूपांतरणों के अधीन ही लागू करेगा, अन्यथा लागू नहीं कर सकता। और इस लिहाज से देखेंगे तो यदि हर एक ग्राम पंचायतों में, हर एक ग्राम सभाओं में ग्राम सभा अध्यक्ष बन गए हैं, बने कि नहीं बने, लेकिन उसका लिखा पढ़ी करने के लिए कोई सचिव बना के दिया हो क्या? सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने आपको ग्राम सभा का सचिव नहीं दिया। जो ग्राम पंचायत के सचिव है उन्हीं को बोल दिया गया, ठीक है भाई, वो ग्राम सभा का भी लिखा पढ़ी आप ही कर देना, पंचायत का तो करना ही करना, उसके लिए वेतन पाते हो, लेकिन ग्राम सभा के कार्यवाही को भी आप ही लिख देना। बाई द वे यदि कभी नियुक्ति करने की बात आई कि हर एक ग्राम सभाओं में सचिव बनाना है करके, और यदि आप लिखा पढ़ी करना है, मतलब 12वीं पास होना जरूरी है,
तो 12वीं पास वाले को यदि नौकरी लगाएंगे, यदि आप ऐसे बोलेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं इस पूरे सभा को, क्या अबुझमाड़ में 12वीं पास वाला हर एक गांव में लड़का मिल जाएगा क्या? कोई भी बता दो, अबुझमाड़ में 12वीं पास वाला कोई लड़का मिल जाएगा क्या हर गांव में? नहीं मिल सकता। इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि सरकारी आंकड़ा कहता है कि आपने स्कूल खोला नहीं वहां, आपने आंगनबाड़ी आज तक खोला नहीं वहां, तो वो पढ़ेगा कहां? जब पढ़ा ही नहीं है तो 12वीं पास मिलेगा कहां? जब वो 12वीं पास मिलेगा ही नहीं तो क्या उसको आप सचिव छोड़ देंगे क्या? ग्राम सभा बनाना छोड़ देंगे क्या? नहीं। इसलिए मेन स्ट्रीम में जो विकास की मुख्य धारा है उसमें लाने के लिए आपको खींच के उनको लाना ही पड़ेगा। तब बात आती है स्थानीय भर्ती की, जिसको आप बोल रहे थे। तब रायपुर का बंदा जाके अबुझमाड़ में गोंडी में बोल नहीं सकता। तब भिलाई का बंदा कितना भी पढ़ा लिखा होगा, गोंडी में जाके ओरछा में नौकरी नहीं कर सकता। वहां तो गोंडी चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो तो गोंडी बोलते, हिंदी तो आता ही नहीं है। आप कितना भी इंग्लिश में पढ़ाई कर लो रायपुर में। ये स्थानीय भर्ती का आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। और ये स्थानीय भर्ती कौन कर सकता है? ग्राम सभाएं कर सकती हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आंगनबाड़ी की भर्ती सरकार नहीं करती। आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है उसकी भर्ती गांव वाला करता है। शिक्षा कर्मी क्योंकि अभी फुल हो गए हैं, कोटा फुल हो गया है, अतिशेष भी हो गए हैं, इसलिए नियुक्ति नहीं हो रहा है। लेकिन सारे यदि शिक्षा कर्मी को आप पूछेंगे तो आपकी नियुक्ति किसने किया? तो प्रथम चरण के जितने भी है सारे शिक्षा कर्मियों की भर्ती गांव वालों ने किया। अब गांव वाले किए, इसका मतलब रायपुर वाले को तो भर्ती नहीं किए होंगे? किए क्या? थोड़ा बताइए। अरे वो उसी गांव के बड़े राजपुर का है तो बड़े राजपुर का नौकरी में लगा कि नहीं लगा? इसको कहते हैं स्थानीय भर्ती। हम समझ नहीं रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं। हम सब लोग कभी आवाज नहीं उठाए कि व्यापम में एक वैकेंसी निकलेगा और वहां बोलते हैं कि सारे स्कूलों और छात्रावासों में हम चपरासी का नौकरी का वैकेंसी निकालते हैं। आपने आवाज नहीं उठाया। मैं उंगली दिखा के बोल रहा हूं, आपको यही उंगली वापस मेरे को रिटर्न आना चाहिए। आपको उंगली उठाना चाहिए सरकार पे, आपको उंगली उठाना चाहिए व्यवस्था पे। जिस दिन आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, जिसमें व्यवस्था को सुधारने की बात करेंगे, वो व्यवस्था सुधरेगी। आपने कभी नहीं कहा, इसीलिए व्यवस्था नहीं सुधरेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले समय में आपको याद होगा कोरोना काल था। मैं थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है लेकिन ये बताना जरूरी है मेरे को, आपको समझ बनाने के लिए। पिछले समय कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के समय भी सब लोग महुआ बीने थे। इधर महुआ होता है कि नहीं होता है? महुआ कितने जगह होता है? कितने लोग बीनते हैं? हाथ खड़े करें। कितने लोग महुआ बीनते हैं? सब लोग महुआ बीनते हैं। तो कोरोना काल के समय भी आप लोगों ने महुआ बीना, लेकिन मार्केट बंद था, दुकानदार खरीद नहीं रहा था। सब तो लॉकडाउन था ना। जब लॉकडाउन था तब भी आपने महुआ बीना और अपने घर में रखा। हमारे तरफ से वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, कांगे जी आपके तो हर गांव में हम आपके वॉलेंटियर हैं, आपके सारे जगह परिचित हैं। आप एक काम करवाइएगा कि वो महुआ को अपने घर में बोरी में रखे। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो उसको हम आके उठा लेंगे। मैं बोला ये अच्छी बात है, कम से कम घर में ही सब लोग आ रहे हैं, घर में आके ले जाएंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा कितने में लेके जाओगे? तब वो जो अधिकारी ने कहा कि 19 रुपया पर किलो महुआ हम खरीदेंगे। कितना रुपया? कितना रुपया में खरीदेंगे बोले? कितने लोग महुआ खरीदते, कितने लोग महुआ बीनते हैं बताओ? हाथ खड़े करो थोड़ा। कितना है उसका रेट बताओ? रेट दर कितना है? बाजार में कितना बेचते हो? कितना रुपया? इधर से बता दो कितना रुपया? मार्केट में कितना रुपये में महुआ पर किलो बेचते हो? 50 रुपया। चलो मैं मान लिया 40 रुपये, एक एवरेज मान लिया 40 रुपया। लेकिन वो अधिकारी कहता है कि भाई मैं 19 रुपया में लेके जाऊंगा क्योंकि आप तो मार्केट में महुआ बेच नहीं सकते। मैं बोला ठीक है भाई, क्योंकि दुकान खुला ही नहीं है, लॉकडाउन है, तो महुआ तो सड़ेगा नहीं, हम रखे रहेंगे। ठीक है, जब दुकान खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद हम कोचिया को बेच देंगे। तो अधिकारी ने कहा नहीं, आप कोचिया के पास नहीं बेचेंगे, वो सरकार ले लेगी, छत्तीसगढ़ सरकार लेगी। तो मैं बोला फिर कितने में? बोले 19 रुपया में। तो मैंने कहा कि भाई 19 रुपया में हम क्यों आपको दें, जब मार्केट में ही 40 रुपया 50 रुपया में महुआ बिक रहा है तो हम आपको क्यों दें? तो मैंने कहा कि आप जो बोल रहे हैं सही बात है, मैं सारे जगहों पे महुआ रुकवा दूंगा, सारे जगह पे महुआ रुकवा दूंगा। हर एक गांव में महुआ कहीं नहीं बिकेगा, रुके रहेगा। लेकिन आप जाके बोलिए मैंने यही उंगली दिखाया। मैं वही बोल रहा हूं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको उंगली उठाना पड़ेगा।
मैंने यही उंगली उठाया उनको और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को आप बोलिए कि 19 रुपया में कोई भी महुआ नहीं बेचेगा। भले हम कोचिया को बेच देंगे, भले हम सड़ा देंगे, भले हम मन बना देंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना, लेकिन हम 19 रुपया में घाटा का सौदा नहीं करेंगे। आप जाके बताइए, आप लोगों को ताज्जुब नहीं होगा, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि ऐसा बोलने के बाद और लॉकडाउन के दरमियान छत्तीसगढ़ सरकार ने तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने 35 रुपया किया। यदि लघु वनोपज सहकारी सोसाइटी के कोई भी यदि कर्मचारी अधिकारी जुड़े होंगे तो याद रखिएगा, उसका एमएसपी दर है वो अभी 33 से 35 रुपए के आसपास होगा, और वो केवल अश्वनी कांगे के बोलने से नहीं हुआ, याद रखिएगा। ये चूंकि उंगली उल्टे दिशा में घुमा था, अभी मैं आपके ओर उठाया हूं, आप जिस दिन इस मंच के ओर उठाएंगे, इन लोग ठीक ठाक काम करना चालू करेंगे। अभी हमारे पदाधिकारी ठीक ठाक काम करना नहीं चालू किए हैं, हम उल्टे दिशा में डिमांड कर रहे हैं। सरकार चलती है कागजों से, हम चलते हैं जल जंगल जमीन से, याद रखिएगा। इसलिए सरकार को कागज रखने दीजिए, हमको हमारा जल जंगल जमीन रखने दीजिए। और यदि हम हैं, याद रखिएगा, ये आदिवासियत है, ये कोयतोरिन व्यवस्था है जो दुनिया को सिखाती है, ये दुनिया को सिखाती है आपके जीवन शैली, आपका पारंपरिक ज्ञान, आपका बोली भाषा। आपको बड़ा ताज्जुब होगा इस बात को सुन करके कि जो अबुझमाड़ है, जहां सर्वे नहीं हो पाया, ठीक है ना, वहां क्या बोली जाती है भाषा? क्या बोली जाती है भाषा? गोंडी में बोली जाती है। और गोंडी मान के चलो, अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम आज के समय में मॉडर्न युग में अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जो गोंडी में बोल रहे हैं वो कौन से दुनिया के लोग होंगे? जिनको अभी हिंदी भी नहीं आता, जिसको इंग्लिश भी नहीं आता। इसका मतलब समझना, वही पुरातन संस्कृति के अग्रणी लोग हैं, वही लोग अपनी संस्कृति को बचा करके रखे हैं, और जिनके पास भाषा है, जिनके पास संस्कृति है, वही दुनिया में आगे लेके चलेगा। और जिसके पास भाषा नहीं है, जिसके पास दुनिया नहीं, जिसके पास संस्कृति नहीं है, अपनी परंपरा नहीं है, अपनी बोली भाषा नहीं है, अपनी रहन सहन नहीं है, जिसको आपने बदल दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सबके सर में कम से कम पगड़ी दिख रहा है, स्कार्फ दिख रहा है। जिस दिन आप अपनी संस्कृति को बदल देंगे, अपनी बोली भाषा को बदल देंगे, दुनिया में आपको नामो निशान नहीं रहेगा। और इसी बात के लिए हम आज 9 अगस्त को पूरे दुनिया के लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने देश में, अपने अपने क्षेत्र में हम आज के दिन को मनाते हैं। मुझे लगता है कि मैं लंबा बोल दिया हूं, और मैं आप लोगों को बहुत ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जिससे आपको सीखना चाहिए, लेकिन मुझे दोबारा कभी अवसर दीजिएगा इस बड़े राजपुर ब्लॉक में, तो मैं दोबारा आऊंगा और ये बात बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि विश्रामपुरी में मैं बहुत पुराने समय से आते रहा हूं। ये हमारे सेवक निदान जी हैं, ये तत्कालीन उस समय विधायक हुआ करते थे, और इनके जरिए से आज भी याद होगा, केस काल के थाना के बगल में एक मकान है, मकान मतलब कमरा है, वो ढह गया है, वहां आपने सीआरसी का उद्घाटन किए थे। और सीआरसी का मतलब होता है कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर, इसका मतलब होता है समुदाय का संसाधन केंद्र। और समुदाय के संसाधन केंद्र का मतलब होता है कि चाहे जल हो, जंगल हो, जमीन हो, चाहे शोषण हो, चाहे कानूनी अधिकार हो, चाहे न्यायालय का लड़ाई हो, वह हम तय करेंगे। हम आपके पूरे समाधान हम तय करेंगे, आपको थाना जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था हमने बना के दिया, और यह व्यवस्था आपके खास करके बड़े राजपुर ब्लॉक में बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और वही साथी हमारे इधर अगल बगल में दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इस मंच के माध्यम से, और हमारे जितने भी सगाजन हैं, खास करके इस कोयतुरिन व्यवस्था को आगे ले जाने वाले जितने भी हमारे पुरोधा रहे हैं, कुछ हमारे पेनवासी भी हो चुके हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे उस सोच को, हमारे उस विचारधारा को, हमारे उस रणनीति को इस भूमि पे या बड़े राजपुर ब्लॉक में सिंचित कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा बोल दिया हूं, कभी अवसर देंगे तो मैं वनाधिकार कानून पे, पेशा कानून पे, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अलग अलग व्यवस्था पे, हर एक चीजों पे बात करूंगा। लेकिन मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जिस ग्राम सभा के मेंबर हैं,
जहां आपका वोटर आईडी है, उस वोटर आईडी वाले ग्राम सभा में आप जरूर जाके बैठिएगा और वहीं आप अपना निर्णय लेंगे। जो निर्णय लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, पूछिएगा मेरे को, आपके उस निर्णय को जिले का कोई भी विभाग का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं काटेगा। ऐसा कहां लिखा है बोलने से मैं ये कागज दिखा सकता हूं और इसमें इस किताब में मैंने सारा चीज लिख दिया है। जिसको भी जरूरत पड़ेगा आप ले सकते हैं, पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा आप पूछिए मेरे को। और यदि कोई भी विभाग में जाएंगे, मैंने जो बोला है यदि वो समझ में नहीं आया तो मैं सीधे, कोई भी अधिकारी हो कर्मचारी हो, मैं आप उस विभाग से सीधे फोन करेंगे, मैं जरूर आपको सलाह दूंगा, जरूर आपको मार्गदर्शन दूंगा। कभी भी आप मुझे फोन लगा सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देता हूं। कभी और आऊंगा तब अपने विचारों को और सिंचित करूंगा। धन्यवाद। जय सेवा जय जवान।